खबर जिसने हिला दिया। खबर जिसने असर किया। खबर तेरी मेरी, इसकी उसकी नहीं। खबर जिसमें मैं नहीं, हम हैं। खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम। कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं, खबर में दम है। बाल विवाह है तो अवैध, लेकिन राजस्थान में अब हर विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, यहां तक कि बाल विवाह का भी। अब इसको लेकर हंगामा होना था, सो विधानसभा में बीजेपी ने जमकर हंगामा मचाया, लेकिन विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल पारित हो गया। 18 साल लड़कियों के लिए शादी की उम्र, 21 साल लड़कों की शादी की उम्र कानून इसे ही मान्यता देता है। और आज से पहले रजिस्ट्रेशन भी ऐसी ही शादी की होती थी, लेकिन अब राजस्थान में कानून बदलने वाला है। अब अवैध विवाह यानी बाल विवाह का भी वैध रजिस्ट्रेशन होगा। शादी वैध या अवैध, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। विधानसभा में पारित हुआ बिल। बिल के विरोध में बीजेपी का वॉकआउट। अवैध विवाह, वैध रजिस्ट्रेशन। बाल विवाह है तो अवैध, लेकिन प्रदेश में उसका वैध रजिस्ट्रेशन होगा। इसको लेकर राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को बहस के बाद विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल पारित कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच, शोर शराबे के बीच, यानी अब बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन तो होगा, लेकिन बाल विवाह वैध नहीं होगा। और इसी सवाल पर मरुधरा की सियासत गर्म है। ये हाउस सहमत है क्या कि चाइल्ड मैरिज हो सकती है? मैं सोचता हूँ ये कानून अपने आप में बिल्कुल गलत है। बनाने वालों ने इसको नहीं देखा और दुर्भाग्य है कि हम भी उस सदन में थे। अब ये कैसे पास हुआ और कैसे पास नहीं हुआ। मैं ये माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने लिखा है कि ऐसी स्थिति में माता पिता संरक्षक को 30 दिवस में उप रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करना है, तो यहाँ इस एक्ट में ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि क्या ज्ञापन प्रस्तुत करना है। क्या ये ज्ञापन प्रस्तुत करना है कि हमारे बच्चों ने बाल विवाह कर लिया? यदि बच्चों ने भागकर शादी कर ली है और कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया, तो उसके लिए भी क्या माता पिता उत्तरदायी होंगे? जैसा कॉन्ट्राडिक्शन है, चाइल्ड मैरिज का हो, हिंदू मैरिज एक्ट का हो, उनके कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन आप लेकर के आए, समाज आपको अच्छा नहीं कहेगा। अब जरा समझिए कि विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल में है क्या क्या। अब राजस्थान में बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन होगा। ब्लॉक स्तर तक विवाह रजिस्ट्रेशन अधिकारी रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम और लड़के की उम्र 21 साल से कम है तो 30 दिन के भीतर इसकी सूचना रजिस्ट्रेशन अधिकारी को देनी होगी। बाल विवाह के मामले में रजिस्ट्रेशन अधिकारी को तय फॉर्मेट में ज्ञापन देकर सूचना देनी होगी। इसके आधार पर रजिस्ट्रेशन अधिकारी उस बाल विवाह को रजिस्टर्ड करेगा। बीजेपी का सवाल है कि जब बाल विवाह अवैध ही रहेगा तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही क्या है। लेकिन सरकार का तर्क है कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर लाया गया है। विवाह हो गया, कम उम्र का विवाह हो गया, पर रजिस्ट्रेशन तो करवाना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन हो गया, पर उस रजिस्ट्रेशन के बाद में ये वैध नहीं माना जाएगा। कलेक्टर चाहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जो एक चाइल्ड मैरिज उसमें है, जो जिस तरीके से अवयस्क लोगों का, वर और वधू का जो है वो के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। 1955 में आयु सिर्फ 18 वर्ष लिखी हुई थी। हिंदू मैरिज एक्ट में आवश्यक विवाह
शून्य नहीं अपितु वॉइड है, वॉइड माना गया है। लेकिन लड़की अगर मान लीजिए 14 साल की है और लड़का 21 साल का है, और लड़की अगर जो है उसके बाद में ये कहती है, पंजीकरण के बाद में भी कहती है कि मैं इसको कैंसिल करती हूँ शादी, तो वही मानी जाएगी कि उसके लड़की का कैंसिल हो जाएगी। वो विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल ध्वनिमत से पारित हो गया। इस बिल को लेकर सरकार के अपने तर्क हैं और विपक्ष के अपने सवाल ये है कि इस रजिस्ट्रेशन बिल का उद्देश्य क्या है और बाल विवाह जब अपराध है तो कोई रजिस्ट्रेशन क्यों कराएगा। लेकिन सरकार है जो विपक्ष के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों का हवाला देकर नजरअंदाज कर रही है। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। हंगामा तो एनसीआरबी की रिपोर्ट पर भी मचा है, क्योंकि रिपोर्ट में राजस्थान की जो तस्वीर सामने आई है अब उस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी जहां राज्य सरकार पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस इसे आंकड़ों की बाजीगरी बता रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर महाभारत, आंकड़ा आया, सियासी भूचाल लाया। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। दिन बदला, साल बदले, अगर कुछ नहीं बदला तो वो एक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट न केवल राजस्थान को शर्मिंदा करती है बल्कि उस आधी आबादी को भी शर्मिंदा करती है जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान रेप के मामलों में नंबर 1 है। बावजूद इसके सियासतदान इस मामले को लेकर सियासत को गरमाने में लगे। सबसे पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के उस आंकड़े को जान लीजिए जिसे लेकर मरुधरा की सियासत में महाभारत छिड़ गई है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में रेप के मामलों में राजस्थान टॉप पर है। साल 2020 में राजस्थान में रेप के 5,310 केस दर्ज हुए। दूसरे नंबर पर यूपी रहा जहां 2,796 मामले आए। साल 2019 में भी प्रदेश में सबसे ज्यादा 5,997 केस दर्ज हुए थे। रेप के मामलों में टॉप करने के बावजूद राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में लगभग 16% की गिरावट देखी गई है। राजस्थान 34,535 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है। अब इसी आंकड़े को लेकर बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रही है। महिला अपराध की दृष्टि से और विशेष करके बलात्कार की दृष्टि से राजस्थान टॉप हिंदुस्तान में पहुंच गया। अब वो उत्तर प्रदेश से हमारा क्या मुकाबला, उत्तर प्रदेश हमसे 3 गुना है, लेकिन फिर भी क्राइम की दृष्टि से सोचे तो उत्तर प्रदेश कहीं में हमसे भी कम है। इसका मतलब हमारा क्राइम कितना अधिक है पॉपुलेशन के आधार पर, तो मैं सोचता हूँ चौंकाने वाला है। और इसलिए इसके लिए ना जो केस ऑफिसर स्कीम थी हमारी पहले, वो इन्हें लागू करना चाहिए, जिससे इस प्रकार के केस को ठीक प्रकार से पुलिस अधिकारी कोर्ट में भी इसको डे टू डे देखे, ताकि उसमें सज़ा दिलाने में, जल्दी केस का फैसला करने में, अच्छा पास कोर्ट में डाल करके इस प्रकार के केसों का निर्णय करेंगे और उसमें जो सज़ा हर चौथे 5वें दिन किसी को आजीवन कारावास का रोज़ खबर आती रहेगी, तो मैं सोचता हूँ इस प्रकार के लोगों में एक भय क्रिएट होगा। बीजेपी ने एनसीआरबी की रिपोर्ट को आधार बनाकर गहलोत सरकार पर हमला बोला तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है और इन आंकड़ों को ही झूठा करार दे दिया है। इससे कानून व्यवस्था राजस्थान की हरियाणा, एमपी, गुजरात, उत्तर प्रदेश से 100 गुना अच्छी है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने ये कहा कि एफआईआर दर्ज करना जरूरी होगा, इसलिए एफआईआर की संख्या बढ़ी है। बीजेपी जमीन पर कोई आंदोलन नहीं कर पाई, सड़कों पर कर नहीं पाई। अब भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए सदन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और सदन के बाहर भी झूठ बोलते हैं। पहली बात तो ये है कि राजस्थान की सरकार संवेदनशील सरकार है और यहाँ हर कोई पीड़ित अगर थाने जाता है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के एक आदेश है और सारी रिपोर्टें वो दर्ज होती है। राजस्थान में पीड़ित की रिपोर्ट आवश्यक रूप से दर्ज होती है, इसलिए भी राजस्थान में ये आंकड़ा अधिक हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी है कि जब जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसके अंदर जब पूरे राष्ट्रीय हम स्तर की बात करें
तो 23% मामले अंजाम तक पहुंचते हैं और राजस्थान में 45% तक जो है वो ये रेशो है कि पीड़ितों को न्याय मिलता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट तो अब आई है, लेकिन बीजेपी इस रिपोर्ट को लेकर पहले से हमलावर है और कांग्रेस भी अपने तर्कों से बीजेपी के जवाब दे रही है। लेकिन बावजूद इसके इस रिपोर्ट को लेकर सियासत में बहुत हंगामा होने वाला है और ये बात बहुत दूर तक जाने वाली है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और ये पिक्चर चल रही बीजेपी के अंदर, जिसमें फिल्म के इंटरवल से पहले कैलाश मेघवाल मान गए थे, लेकिन जैसे ही इंटरवल के बाद फिल्म शुरू होती है तो वहीं से जहां से फिल्म की शुरुआत हुई थी, क्योंकि कैलाश मेघवाल का नो कमेंट बीजेपी के अंदर चल रही गुटबाजी पर बड़ा कमेंट है। कहते हैं अंत भला तो सब भला, बशर्ते अंत बेहतर हो। कैलाश मेघवाल के खत प्रकरण ने कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का एक और मौका दिया। जमकर तंज कसे गए। भले ही कैलाश मेघवाल मान गए हैं, मगर ये तूफान से पहले की शांति प्रतीत होती है। असली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिछली बार कहा था ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कैलाश मेघवाल के लेटर बम को तो पार्टी ने डिफ्यूज कर दिया था, लेकिन पार्टी के अंदर सुलगती हुई राजनीति के ऊपर सुलह के चीटे भी मार दिए थे। आग पूरी तरह बुझी नहीं थी, चिंगारी शेष थी, हम सब ने देखा था। अब उस चिंगारी पर फिर से सियासी खिचड़ी पक रही है। लीडर के सम्मान में समर्थक मैदान में, मेघवाल का रण बहुत भीषण। तो जब गिले शिकवे दूर हो गए फिर आप नहीं पहुंचे, क्या वजह है? नो कमेंट्स। तो लगातार आपका विरोध जारी रहेगा इसका मतलब? नो कमेंट्स। निंदा प्रस्ताव तो ला नहीं पाए। नो कमेंट्स। लेकिन मुस्कान देखिए, बार बार नो कमेंट्स को समझिए, मानो सोच कर आए हैं। अब की बार इस पार या उस पार, बाहर से नरम और अंदर से गरम, ठीक प्याज की कई परतों की तरह। आगे के कदमों को समेटे जवाब नो कमेंट। जारी रहेगा इसका मतलब? नो कमेंट्स। आखिर यही सियासी प्याज खिचड़ी में झोंक भी तो लगाएगा। अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। नो कमेंट्स। कैलाश मेघवाल अपनी सियासी खिचड़ी को अपने ही अंदाज में पका रहे हैं। सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है ये किसी को नहीं बता रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि बगावत के रास्ते पर टहल रहे हैं, लेकिन बागी नहीं है। अगर किसी को ये लग रहा है कि सुलह समझाइश के बाद में कैलाश मेघवाल मान गए हैं, तो वो अपना भ्रम दूर कर ले। कैलाश मेघवाल जी नहीं पहुंचे? नो कमेंट्स। वजह क्या है लगातार आपकी? नो कमेंट्स। क्या नाराज हैं कैलाश मेघवाल जी? नो कमेंट्स। मेघवाल के पास विकल्प क्या है, आगे क्या करेंगे जैसे सवाल पर दो टूक नो कमेंट्स बताता है कि धीमी आंच पर खिचड़ी पक तो रही है। नहीं तो क्या कारण है कि पार्टी विधायक दल से वसुंधरा समर्थक विधायक दूरी बना रहे हैं, वो भी तब जब वो विधानसभा में तो थे पर बैठक से नदारद रहे। वसुंधरा समर्थक वरिष्ठ विधायक प्रताप सिंह भी बैठक से दूर दूर ही रहे। आखिर 2.5 साल से ठनी हुई है, तलखी बड़ी है और गुलाब चंद कटारिया से रार भी। इसलिए न्यूज 18 के कैमरे पर सवाल से पल्ला नहीं झाड़ा, बस पत्ते नहीं खोले। नो कमेंट्स। लेकिन पार्टी की तो आंख में नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। आज भी लेट हुए? नो कमेंट्स। नहीं, आप कहते हैं कि बीमारी की वजह से लेट आता हूं, तो आज लेट आए या कैसे? नो कमेंट्स। कंधा किसी का, बंदूक किसी की, निशाना मछली की आंख पर। सियासत का खेल है। वसुंधरा समर्थकों की रणनीति पास या फेल है। ये सवाल फिल्म के अंत में पूछना है, क्योंकि क्लाइमेक्स अभी बाकी है। लेकिन इतना तो साफ है कि अरुण सिंह ये मामला सिर्फ तात्कालिक तौर पर ही सुलझा पाए हैं। पार्टी में क्या पक रहा है पता सबको है, लेकिन इस पूरे मामले में सियासी खिचड़ी तब पकेगी जब या तो वसुंधरा राजे खुद या पार्टी आला कमान चूल्हे में फूंक मार दें। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 की न्यूज़, जयपुर। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं।
खिलाड़ियों को नौकरियों और उनकी प्रोत्साहन राशि देकर मनोबल बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कई खिलाड़ियों को पदक जीतने के बाद भी घोषित प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। कोरोना काल की वजह से आपको पता है कि कुछ चीजें होल्ड पर आ गई, कई महीने लॉकडाउन लग गया, नहीं तो हम इस पेंडेंसी को भी नहीं छोड़ते। कोरोना काल ने सरकार पर आर्थिक वार किया है, ये बात सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि विधायक कोष की राशि को बढ़ाकर 3.25 करोड़ रुपए कर दिया गया है। लेकिन पेंडेंसी पर ना विपक्ष ने रार ठानी है, ना ही सरकार की पेशानी पर कोई बल है, क्योंकि ये खबर उसकी है जिसे देश की राजनीति वोट बैंक नहीं समझती है। ये क्या कर डाला, इतना गड़बड़ झाला। खिलाड़ी जिनके साथ फोटो खिंचाकर सियासी चेहरे सियासत चमकाते हैं, फिर भूल जाते हैं हमारी खबर के नायक यही खिलाड़ी हैं। प्रदेश का वो बेटा, प्रदेश की वो बेटी जो देश की आन के लिए पसीना बहा रहे हैं, और बदले में उन्हें मिला है सिर्फ और सिर्फ भरोसा। सरकार कह रही है कि खेलो इंडिया, इंडिया खेल रहा है, और माँ बाप की पाई पाई लगा करके इस उम्मीद में कि एक दिन सपने को पूरा करेगा, मेडल लाएगा, इनामों की बारिश होगी। लेकिन खेलते इंडिया के साथ में सिस्टम भी खेल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रही। जैसे इस साल स्टेट जीतेंगे तो 3 साल बाद उसकी मनी मिलेगी, तो उसका एक तरीके से यूजलेस ही है वो, तो क्या मतलब है इतनी लेट मिलने का। स्कॉलरशिप वगैरह अभी तो आई नहीं है काफ़ी टाइम से, शायद फॉर्म वगैरह तो फिल हुए थे पीछे, बाकी 3-4 साल से ही पेंडिंग चल रही है। कुछ लोगों की तो 5-5 साल की पेंडिंग पड़ी है। मैंने शायद 2017 के बाद में अभी तक मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल भी, और शायद 3-4 साल से मेरे मेडल भी हैं कंटिन्यू, नेशनल में और स्टेट में भी मेडल है, तो उनकी राशि अभी तक मुझे नहीं मिली। सरकारों ने ही तय किया था कि खिलाड़ी को उसके परफॉर्मेंस के आधार पर पैसों से सहयोग करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन सरकार के फैसले को सुन जो उत्साह खिलाड़ियों में जागा था, वो उत्साह ठंडा पड़ चुका है। उन्हें लगा था कि परिवार के साथ उनके सपनों का आर्थिक भार वो बांट लेंगे, पर लंबा वक्त बीत गया, प्रोत्साहन राशि को आखिरी बार बटे हुए। प्रोत्साहन का प्रावधान इंटरनेशनल परफॉर्मेंस पर 2 से 5 लाख, नेशनल परफॉर्मेंस पर 50,000 से 2.5 लाख, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पोजीशन पर 20,000 से 1 लाख। खिलाड़ी आंदोलन करना नहीं जानते, वे मेहनत पर फोकस्ड होते हैं, उनकी ऊपर तक पहुंच नहीं होती है। जब भी बात प्रोत्साहन राशि की आए या फिर किसी पुरस्कार की, तो वे धक्के खा लेते हैं। एसोसिएशन से जाकर के पूछते हैं, एसोसिएशन सरकार पर टाल देती है और सरकार तेरा मेरा करने लग जाती है। एसोसिएशन की प्राइज मनी तो कोई भी ड्यू नहीं है, जो सरकार देती है वो ड्यू चल रही है। उसके लिए सरकार में कागज भी भेज दिए हैं, बात भी की है, वो जब सरकार देगी तभी देगी। लेकिन आप ये भी देखिए कि 2014-15 से ही खिलाड़ियों का प्राइज मनी रुका हुआ था। 29-30 करोड़ रुपया पहली बार एक कार्यकाल में मात्र 2 साल में निकला है, वो हमारा कार्यकाल। कुछ 2-4 साल का बाकी है, उसको भी हम अपने इस बहुत जल्दी उसको रिलीज कराएंगे। देर है पर अंधेर नहीं, ऐसे वादे और दावे देश ने कई सुने हैं, पर उनके साथ खेल भी कई बार देखा है। यदि संसाधनों के अभाव में ओलंपिक्स हुआ करते तो यकीन मानिए कि सभी मेडल देश के नाम हुआ करते, क्योंकि इन्हीं में तप करके हमारा खिलाड़ी मेडल लेकर के आता है। लेकिन जब मेडल ले आता है तो उगते सूर्य को सब सलाम करते हैं, लेकिन उसके बाद अर्घ देकर उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि देश का खिलाड़ी वोट बैंक नहीं है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। खेल बड़ा था, पैसा भी तगड़ा लगा था, प्लानिंग भी पूरी थी, लेकिन राजस्थान पुलिस ने समय रहते पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया और एसआई भर्ती परीक्षा से पहले ही मुन्ना भाई का गैंग पकड़ा गया। एसआई भर्ती परीक्षा में नकल का खेल, शिकंजे में मुन्ना भाई गैंग, परीक्षा से पहले नकल खेल का द एंड। इधर 8 लाख अभ्यर्थी जुटे हुए थे दिन रात एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी में, और उधर एक गिरोह जुटा हुआ था उन परीक्षार्थियों की मेहनत पर पानी फेरने पर।
लेकिन इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया राजस्थान पुलिस ने। और राजस्थान पुलिस ने पेपर से ठीक पहले ही, परीक्षा से ठीक पहले ही दबोच लिया इस गिरोह के लोगों को और कर दिया नकल का दी एंड। साल की सबसे बड़ी परीक्षा, जिसका करीब 8 लाख अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, 13, 14 और 15 सितंबर को एसआई भर्ती परीक्षा होनी थी। लेकिन परीक्षा से ठीक एक दिन पहले बड़ा धमाका हुआ और नकल के बड़े खेल का खुलासा हो गया। जयपुर से नकल गिरोह के 7 गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जयपुर में नकल करवाने वाला गिरोह शिकंजे में आया। जयपुर पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 7 मोबाइल जब्त, 2 चौपहिया वाहन और 1 लाख रुपए नकद भी जब्त। बीकानेर के एक सेंटर पर भी फर्जीवाड़ा आया सामने। 2 नाबालिग सहित 10 युवकों को पुलिस ने पकड़ा। पाली और उदयपुर में भी नकल करते परीक्षार्थी पकड़े गए। फर्जी परीक्षार्थी बिठाकर डमी कैंडिडेट्स जिनको अपन बोलते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाना, और ये सारी प्रक्रिया कुछ मास्टरमाइंड्स के द्वारा चलाई जा रही थी। यह गैंग एक जो अलग अलग लोगों से परीक्षा दिलवाने के संबंध में कार्यवाही करने की सोच रही थी, उसको हमारी टीम ने परीक्षा से पूर्व ही नैप कर लिया। प्लान तो बड़ा था, असली कैंडिडेट की जगह डमी कैंडिडेट बिठाने की। प्लानिंग भी तगड़ी थी और तैयारी भी, लेकिन जयपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और मुन्ना भाई गिरोह का खेल खत्म हुआ। 7 लोगों को हमने अभी अरेस्ट किया है। उनकी भूमिका ये थी कि उनका प्लान ऑफ एक्शन ये था कि वो डमी कैंडिडेट्स या प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को बैठाने वाले थे उप निरीक्षक की परीक्षा में। साथ ही साथ इन 7 लोगों के साथ हमने 7 मोबाइलें जब्त की हैं। उनमें हमने इनके व्हाट्सएप चैट्स को अभी एनालिसिस कर रहे हैं। जांच पड़ताल चल रही है कि किन किन लोगों के संपर्क में थे, किन किन लोगों से कांटेक्ट किया, कितने पैसों का आदान प्रदान हुआ, इन सब चीज़ों का भी विश्लेषण चल रहा है। 2 4 व्हीलर्स वाहन को भी जब्त किया है जो इनके साथ थे, जो कि ये अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और साथ ही साथ 1 लाख रुपए नकद जो कि इनके वाहन में था, वो भी हमने जब्त किया है। गाड़ियों को चेक किया तो एक गाड़ी में कुछ कैंडिडेट बैठे हुए थे, दूसरी गाड़ी में कुछ कैंडिडेट बैठे हुए थे। उनके बाद में उनसे पूछताछ में उन्होंने फिर उनके मोबाइल में चेक किया तो मोबाइल में ये व्हाट्सएप में लेन देन की डिटेल और परीक्षा संबंधित एडमिट कार्ड वगैरह सब डिटेल उसमें दी थी। तो संधि लगी, फिर उनसे ढंग से थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की तो कड़ाई की स्थिति में उन्होंने स्वीकार किया कि वो ये ऐसा एग्ज़ाम में लोगों से कैंडिडेट को फर्जीवाड़े के तरीके से पास करवाने के एग्ज़ाम पे वो लोगों से पैसा ले रहे थे। फिर गाड़ी को हमने चेक किया तो 2 आदमी थे, जो हनुमान और ये सुरेश, ये 2 आदमी इसको 1 लाख रुपए बाकी 5 को देने के लिए आए हुए थे, तो 1 लाख रुपए भी हमने उसको जब्त कर लिए। पहले नकल गिरोह और फिर परीक्षा केंद्र का वीडियो वायरल होने से भी कई सवाल खड़े हुए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी एक OMR शीट ट्वीट कर सवाल उठाया। जिस दिन प्रतियोगी परीक्षा होती है उसके अगले ही दिन अखबार की सुर्खियों में पेपर लीक की खबरें छा जाती है। कांग्रेस सरकार में सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर ही नहीं बल्कि मेहनतकश युवाओं के सपने भी बिक रहे हैं। राजस्थान में होने वाली परीक्षाओं में नकल का खेल पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार नकल के मामले सामने आ चुके हैं और कई बार मुन्ना भाई भी पकड़े जा चुके हैं और ऐसे मामलों पर सियासत भी जमकर हुई है। मगर जो अभ्यर्थी लगातार मेहनत करके परीक्षा देता है उसके भविष्य पर कब तक डाका पड़ता रहेगा। बड़ी बात यह है कि इन परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए सरकारें क्या कदम उठा रही है। कैमरामैन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। इस खास पेशकश खबर में दम है में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।